हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो क्या हाल है। ये फ्यूचर डॉक्टर क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, तो तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो नीट का पेपर देने के बाद तुम डॉक्टर तो बन ही जाओगे, तो मैं तुम्हें फ्यूचर डॉक्टर तो कह सकता हूँ ना। अरे कहाँ सर फ्यूचर डॉक्टर कह रहे हो, तैयारी बढ़िया से चल नहीं रही है, PYQ निकल दे रहे हैं, उल्टा टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डॉक्टर बनेंगे। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी वीडियो लेके, स्पेशली बायो के लिए, है ना। बायो का टीचर हूँ तो यार बायो की ज़्यादा बात करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ टिप चाहिए होगी तो कमेंट में बता देना, जितना हो पाएगा तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। बायो में ऐसी क्या स्ट्रेटजी ले आया हूँ? सबसे बड़ा सवाल बायो में सर, कहते तो हैं NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT से ही सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन ये NCERT दिखने में काफ़ी पतली लगती है, लेकिन जैसे ही हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक चैप्टर जैसे ही एक पेज पढ़ा वो समझ आ गया, दूसरे पेज पे गए वो भी समझ आ गया, चैप्टर समझ आ गया, सवाल निकाले कुछ हद तक निकल भी गए। जैसे जैसे दूसरे चैप्टर तीसरे पे पहुंचे पहला भूल गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये NCERT भूल बहुत जल्दी जाती है। क्यों भूल जाती है पता है तुम्हें? मैं बताता हूँ क्यों भूल जाती है। अब एक इंसान ने लिखी होती तो तब ना बात बनती। न जाने कितने साइंटिस्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तुम्हारे पेज पे, मैंने पहले भी दिखाया है, कितने लोगों ने बैठ के तो लिखी है, सबकी अपनी अलग अलग बातें हैं, तो एक ही चैप्टर में न जाने कितनी बातें घुसा दी हैं। हर एक कॉन्सेप्ट इस NCERT में डाल दिया, घुसा दिया, तो याद कैसे रहेगा? ऊपर से इतने ज़्यादा चैप्टर्स, इतने यूनिट्स, तो सर बहुत दुविधा है। देखो आज मैं दुविधा से तुम्हें निकालता हूँ। नीट 2024 के लिए ये जो मैं आपको बायो की स्ट्रेटजी देने वाला हूँ ना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जस्ट इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी बायो के बारे में नहीं सोचना है, बस जो मैंने स्ट्रेटजी बोली उसको फॉलो करना है, आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो क्या है वो स्ट्रेटजी? देखो बायो 11th एंड 12th, और ये वीडियो स्पेशली नीट वालों के लिए। इसको क्लास 11th और 12th वाले फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि मिक्स कर दिया मैंने इनको। अब जो नीट के लिए पढ़ रहा है ना, कुछ ही महीने रहे हैं यार, दिसंबर आ चुका है ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो खींच खाच के 5 महीने, ठीक है, खींच खाच के 5 महीने। और अगर देखा जाए तो 150 दिन, बस इतने ही दिन तुम्हारे पास बचे हैं। तो कैसे करें सर 150 दिन में इतनी, मतलब NCERT 11th 12th दोनों कैसे करें? सिंपल सी ट्रिक है। 11वीं और 12वीं की NCERT में दिक्कत ये आती है, 11वीं की कंप्लीट हो गई, 12वीं की करने लगे तो 11वीं की भूल गई, या 11वीं की अभी खत्म ही नहीं हो रही है तो 12वीं की बची हुई है। तो सर कैसे करें? नीट के एग्जाम में आती तो दोनों NCERT हैं, 11वीं भी 12वीं, लेकिन एक चीज़ को समझो, हर एग्जाम में एक 20-80 रूल होता है। 20-80 रूल क्या कहता है? 20-80 रूल कहता है कि 20% सिलेबस ऐसा हमेशा हर एग्जाम में होता है कि जो कि इतना इंपॉर्टेंट होता है कि 80% क्वेश्चन वहां से आते हैं। समझ में आ रहा है? तो सर ये 20% सिलेबस का अगर हमको पता चल जाएगा तो हम उस पर जब मेहनत करेंगे तो 80% सवाल तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। तो जब 80% तुम निकाल दोगे तो बाकी का बचा 20%, उस पर कितनी मेहनत करनी है यार। तो कैसे हम, अब हमको कैसे पता चले कि पहले वो 20% सिलेबस है क्या? मैं बैठा हूँ, है ना, मैंने काफ़ी एनालिसिस कर लिया। अब मैं तुम्हें वो 20% सिलेबस बताता हूँ और बताता हूँ स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है। तुम देखना बायो एकदम से खत्म भी हो जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी, और तुम्हें भूलेगा भी नहीं, और ये 11th 12th के कचरे से बाहर आ जाओगे कि 11वीं का हो गया, 12वीं का नहीं, सब सवाल गिर जाएंगे। स्ट्रेटजी सुन लो, मैंने स्लॉट्स में बांटा आपकी बायो को, ठीक है। पहले स्लॉट में कुछ चैप्टर्स आते हैं जिनके अब मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्लास 11th का चैप्टर है। साथ साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, या आप NCERT देख लो। यहाँ पे जो ये चैप्टर है, देखो बच्चे, सबसे पहले हम सेल पढ़ेंगे, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल के बाद, सेल में हम जानेंगे कि लाइफ मतलब यूनिट जो लाइफ का है, सेल है क्या, मतलब स्टार्ट बायो तो सेल से पढ़ेंगे, है ना। यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का यूनिट है क्या? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी। और लाइफ का कण क्या है? सेल, मतलब हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले सेल पढ़ेंगे, सेल के बाद हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम 11वीं की किताब को साइड पे रखेंगे। ये क्या बोल रहे हो, बस 2 ही चैप्टर 11वीं के? हाँ, स्लॉट 1 में ऐसा ही सेल, ठीक है। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आ जाओ हमारी 12वीं की NCERT में। अब 12वीं की NCERT में कैसे करेंगे देख लो। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि लंबी वीडियो हो जाएगी सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना टाइम नहीं है, ये सुनने के बाद ना तुम देख लो कि तुम्हारा कितना टाइम मैंने बचा लिया। तो पूरी वीडियो देखो, स्किप मत करो, ठीक है। एंड पे तुम्हें समझ आएंगी सारी चीज़ें। ऐसे तो तुम रील देखते देखते तुम बोर नहीं होते, बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो, मतलब वहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पढ़ाई की वीडियो चल रही हो तो यहाँ तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है। मन को रोको, समझो बात को, तुम्हारे फायदे की बात है। सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एंड थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्या रिलेशन इनका? देखो क्या रिलेशन है।
सेल पढ़ लिया, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ लिया। जेनेटिक्स का स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि ये क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे, मतलब वो सारे क्रॉसेस पढ़ेंगे, जेनेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह बताए जाएंगे। जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने सेल पढ़ा, सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन पढ़ ली कि सेल डिवाइड कैसे करता है। अब उसके बाद मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में हम उस डीएनए को पढ़ेंगे, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो मॉलिक्यूलर में ये पढ़ेंगे, तो एक चेन बन रही है ना, ठीक है। तो वो डीएनए वाला चैप्टर पढ़ लिया। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ हम डायरेक्ट आ जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि उस डीएनए को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके हम अपनी मर्जी से, अपने अनुसार से चीज़ों को चला सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हैं। तो देखो कैसे चल रहा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्रिंसिपल बेस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर में डीएनए की हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, रूल क्या क्या है, प्रोसेसेस कैसे होंगे, फिर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इसकी एप्लीकेशन। अब इसको अप्लाई कैसे, बायोटेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं यार, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं हम इसका। 2 मेन हमको पढ़ाई जाती है। स्लॉट 1 कंप्लीट है। अब इस स्लॉट 1 में क्या हुआ, अब तुम देख लो सेल में कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस मैंने कर रखा है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपके 2018 में 4 क्वेश्चन आए, 17 में 1 आया है, और उसके बाद 2016 में 3 है और 15 में 4 है, ठीक है। तो काफ़ी पुराना एनालिसिस है क्योंकि मेरे टाइम की एनसीईआरटी है यार, 19-20 का तुम देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब सेल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल बेस ऑफ इनहेरिटेंस से भी आते हैं, मॉलिक्यूलर से भी आते हैं, और बायोटेक से तो यार मतलब थोक के भाव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब जितनी मैंने अभी चीज़ें बता दी ना आपको, यहीं से तुम्हारे कम से कम 25 सवाल आ गए। तो 25 × 4 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का मैं तुम्हें बता चुका हूँ। 360 का तो टोटल पेपर है यार, पहले ही स्लॉट में मैंने 100 नंबर कर दिए, बचे कितने अब समझ रहे हो ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है स्लॉट में इसको बांटना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्लॉट समझ आ गया। सेकंड स्लॉट में अब क्या पढ़ेंगे सर, देखो सेकंड स्लॉट में अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड स्लॉट में हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल को पढ़ेंगे, ठीक है, 11 से, और डायरेक्टली चले जाएंगे ह्यूमन फिजियो में। और ह्यूमन फिजियो जो है हम पूरी पढ़ेंगे, मतलब ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तो डिलीट हो गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमेंट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन चैप्टर्स को हम साथ में ही करेंगे, कौन से सेकंड स्लॉट में। तो पहला मैंने क्या बोला, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, और ह्यूमन फिजियो का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमेंट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और उसके बाद चले जाएंगे 12th में डायरेक्टली, और 12th में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो लगभग हमारे 11-12 चैप्टर हो जाते हैं स्लॉट 2 में। ये इतना मैंने क्यों बोला स्लॉट 2 में, स्लॉट 2 जो है ना यार तुम्हें डॉक्टर बनाएगा, और स्लॉट 2 में तुम डॉक्टर का फील करोगे। स्टार्टिंग के चैप्टर में नहीं, एनिमल किंगडम में नहीं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में उतना नहीं, लेकिन जैसे ही ह्यूमन फिजियो स्टार्ट होगी तो तुम डॉक्टरी की तरफ जा रहे हो यार, तुम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहता है मेरा स्लॉट 2। और मैं नीट की प्रिपरेशन जब करवाता हूँ तो यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ हर बच्चे के साथ। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये शेयर कर रहा हूँ, और जो ऑनेस्टली जो तुम्हारे साथ में तुम्हारा फ्रेंड है ना जो तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर करो यार। और होगा क्या ना, जब तुम ये शेयर करोगे ना, अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओगे ना इस स्लॉट वाला, तो ज़रूर तुम्हारा दोस्त तुम्हें पूछेगा कौन से स्लॉट पे है, तो उसके पूछने से तुम्हें टेंशन होगी और तुम पढ़ोगे। एनवायरनमेंट को बनाना पड़ता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बनाना पड़ता है पढ़ने वाला, ठीक है। स्लॉट 2 हो गया। स्लॉट 3, स्लॉट 3 में अब हम क्या पढ़ेंगे, स्लॉट 3 में तुम बॉटनी को निपटाओ। बॉटनी में आप क्या, और स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 एज इट इज़ मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करना है प्लीज़, बहुत फायदा होगा। स्लॉट 3, 4, 5, अब 3 स्लॉट जो बाकी चैप्टर बचे, इन 3 स्लॉट में जिसको जैसे एडजस्ट करना है करो। मैं अब बता रहा हूँ कि कैसे करना है, अगर मेरा ही अच्छा लगता है तो मेरा ही फॉलो करो, अदरवाइज इसमें कंपल्शन नहीं है कि फर्स्ट सेकंड की तरह कंपल्शन नहीं है, वो एज इट इज़ जैसे मैंने बोला वैसे ही करना है। थर्ड स्लॉट आपका क्या रहेगा, थर्ड स्लॉट में आप करोगे द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट। देन इसके बाद आप चले जाओगे प्लांट फिजियो के जो वो 3 चैप्टर हैं, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है आपका, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन, और लास्ट है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और 12th की बायो में चले जाओगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये मोटा मोटा बॉटनी का पोर्शन मैंने थर्ड स्लॉट में रखा। तो फोर्थ स्लॉट में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ स्लॉट में आप जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना उनको एडजस्ट करते हैं। तो पहले 11वीं को हम कर देते हैं। 11वीं में रिमेनिंग चैप्टर क्या बच गया हमारे पास, एक बचता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल, बस बाकी 11वीं कंप्लीट है। तीसरे स्लॉट में 11वीं उड़ा दी है और लगभग 50% से ज़्यादा 12वीं भी खत्म कर दी है।
समझ आ रहा है बायो कितना कम सिलेबस है? जब मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ ना कि बायो यार उतनी मुश्किल नहीं है, कम सिलेबस है इसका काफ़ी, तो वो मुझे इस नज़र से देखते हैं ना जैसे मैंने उनको कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है। अब मैं जो स्लॉट करके बता रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड बच्चा है मुझे पता है वो लिख रहा है, वो कॉपी लेकर, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो सच में डॉक्टर बनने का जिसका सपना है वो इस वीडियो को सीरियसली देख रहा है। और अगर कोई ऐसा अभी तक देख रहे हो ना कि जो इसमें मतलब आपका ये गोल नहीं है, उतना खास नहीं, बस ऐसे ही देख रहे हो, तुम भी फॉलो करके देख लो यार, तुम्हारी बायो देख लो कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, अब आता हूँ नेक्स्ट स्लॉट में। बायोमोलिक्यूल 11th कंप्लीट हो गई। अब बचा क्या इसमें बचता है एक एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें एवोल्यूशन करो, उसके बाद माइक्रोब फिर वो कर लो, और उसके बाद बचे जो इकोलॉजी के 3 चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो 4 स्लॉट्स में मैंने बता दिया है। तो मैंने एक स्लॉट बोला ना कि 4th और 5th खुद मैनेज करना। ये 5th स्लॉट स्पेशली पता है किसके लिए? रिवीजन के लिए। ये 5th स्लॉट किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। इस 5th स्लॉट में आप ये जितने आपने चैप्टर इन 4 स्लॉट्स में जैसे जैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई है उस तरह से अब 5th में आप दोबारा से यही फॉलो करोगे ये पूरा। लेकिन आप यहाँ पे 1st स्लॉट, 2nd स्लॉट, 3rd स्लॉट, 4th स्लॉट कंबाइन करके 5th स्लॉट में आप पढ़ोगे। तो 2 बार ये एनसीईआरटी आपको रीड कर लेंगे। इतना सा काम कर लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है इससे तुम्हें बायो भूलेगी नहीं, कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा नहीं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अभी भी अगर तुम्हें कहीं दुविधा आ रही है बायो में किसी कॉन्सेप्ट में, या समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कुछ भी नीट के रिलेटेड आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बढ़िया सवाल होगा, रेलेवेंट होगा, तो पर जैसे कि हर टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ, जो रेलेवेंट होता है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, मेंशन भी करूँगा तुम्हें। ठीक है, और अगर उतना मतलब क्वेश्चन आया, आंसर अगर उसका चैट में ही दे पाएंगे तो मैं चैट में तुम्हें ज़रूर आंसर दूंगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो फ्यूचर डॉक्टर नहीं, तुम सच में डॉक्टर बन जाओगे अगर तुम ये फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच।